सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है। सदन में आज बजट पर जवाब देंगे सीएम। आपको बता दें सुबह 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में विपक्ष है। सदन में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। विधानसभा में 2 विधेयक भी पेश होंगे बताया जा रहा है। तो देखिए, बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है। आज क्या खास रहने वाला है, जानकारी इसकी आपको दे दे तो सदन में आज बजट पर सीएम मनोहर लाल जवाब देंगे। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाएगी। सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में विपक्ष है। सदन में आज भी हंगामे के आसार बने हुए हैं, क्योंकि सरकार को कई मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष। कई ऐसे टॉपिक हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष ने तैयार कर रखे हैं। विधानसभा में 2 विधेयक भी आज पेश होंगे बताया जा रहा है। अब सरकार कितनी तैयार है आज की कार्रवाई के लिए, ये देखना होगा। बता दें कि दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है और आज मुख्यमंत्री बजट पर जवाब भी देंगे। अब से थोड़ी देर में सुबह 11 बजे ये विधानसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाएगी और सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में विपक्ष बना हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बजट सत्र को लेकर यह बड़ी जानकारी है, जहां पर सदन में आज बजट पर मुख्यमंत्री ने जवाब देना है। कल का दिन भी आपने देखा किस तरह का रहा। विपक्ष ने पूरी कोशिश की सरकार को घेरने की और पहले दिन भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जब विपक्ष की तरफ से प्रश्नकाल के दौरान कई जरूरी मुद्दे उठाए गए थे। हालांकि सरकार भी उस पर जवाब देती नजर आई थी, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आया था जवाबों से। और अगर आज की बात करें तो आज सदन में बजट पर मुख्यमंत्री को जवाब देना है। आज मुख्यमंत्री जवाब देंगे। साथ ही विपक्ष की अगर बात करें तो उसने भी पूरी तैयारी अपनी की हुई है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष ने पहले से ही अपनी तैयारी कर ली है, सरकार को घेरेगा। और इससे पहले कल हमने देखा था कि फसलों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा उठाया गया था। आज भी उम्मीद की जा रही है एक बार फिर से सदन में यह मुद्दा उठेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। इधर विधानसभा में 2 विधेयक भी पेश होने हैं। 2 विधेयक आज पेश किए जाएंगे विधानसभा में। तो कैसी रहती है आज के दिन की कार्यवाही, ये देखना होगा। देखिए, 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। प्रोफेसर विदु रावल जी मेरे साथ जुड़े हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो वहीं मेरे साथ बजरंग दास जी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दोनों का स्वागत करूंगी मैं। और सबसे पहले मैं विदु रावल साहब आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, आज के दिन को लेकर कैसी तैयारियां हैं आपकी? खासतौर पर आज का दिन और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री को जवाब भी देना है बजट पर। देखिए, बजट जब पेश किया गया था उसके बाद समितियां बनाई गई थी। विधानसभा की समितियां थी जिन्होंने बजट पर एक्सटेंसिवली चर्चा की आपस में, और उनसे अपेक्षित था कि वो कुछ सुधारात्मक सुझाव कोई देना चाहें, कोई किसी प्रकार का संशोधन चाहते हो उसके लिए भी सुझाव जो देना चाहेंगे वो उन्होंने लगभग 1 महीने तक मल ओवर किया, आपस में चर्चा की है। तो देखते हैं उसमें किस प्रकार के सुझाव जो आए हैं, उनमें किन सुझावों को इंकॉर्पोरेट किया जा सकता है। इसके साथ ही फाइनल बजट जो स्वरूप रहेगा उसको भी लेकर आज जो है वित्त मंत्री, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद है, वो आज जो है यहाँ पर सदन में देंगे जवाब। ठीक है, मैं बजरंग दास जी आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, क्योंकि आपकी तरफ से कल भी हमने देखा था किसानों का मुद्दा भी उठाया गया था, फसलों का आपने जिक्र किया। आज क्या लगता है, आज कैसी तैयारियां हैं आपकी तरफ से, कैसा आज का दिन रहने वाला है? विधानसभा में चर्चा हुई, उसमें खास तौर पे आप देख रहे हो लगातार हरियाणा में ओलावृष्टि, बारिश हो रही है
और जिसके कारण किसानों की फसल काफी खराब हो गई, सरसों खराब हो गई, गेहूं खराब हो गई। तो सरकार से यही मांग रखी है अभी स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए। और विशेष बात क्या है, आज इस टाइम सरसों की परचेज चली हुई है मंडियों में, और सरसों मंडी में आए हुए 20 अप्रैल को सरसों मंडी में आ चुकी थी, जिसका एमएसपी 5450 रुपए है। आप देखिए सरसों की खरीद बिल्कुल मंडियों में नहीं हो रही, सरकारी एजेंसियां परचेज नहीं कर रही, नाम मात्र उन्होंने परचेज की है, जिसके कारण किसान को अपनी फसल 600-700 रुपए क्विंटल कम में सरसों मार्केट में बेचनी पड़ रही है, और किसान बड़ा भारी परेशान है। ऊपर से बारिश आ गई, मंडियों में बारिश आने से वो और सरसों गिल्ली हो गई, तो बड़ी भारी दिक्कत इस बात की है। और जैसे तीसरा मुद्दा कल उठा, जैसे सरपंचों की विशेष बात ये रही कि इसी सरकार ने 20 लाख रुपए तक का काम करने का अधिकार सरपंचों को दिया था, पावर दी थी। हाँ। इसी सरकार ने 20 से घटाकर 5 कर दी, जबकि महंगाई आप देख लो, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई के कारण जो 20 से इसका ज्यादा करना चाहिए, विकास करवाने का जो अधिकार था, वो सरकार ना देकर उसको 5 लाख रुपए पर अड़ी हुई है। तो ये भी मुद्दा है कि तो 20 लाख का जो है, कम से कम 20 लाख की जो अधिकार कम से होना चाहिए या उसका बढ़ाया जाना चाहिए, ये स्थिति है। जब ये सरकार कहती है हम किसान हितैषी हैं, किसान के हित में काम कर रहे हैं, तो भाई जो सोचना चाहिए गांवों का। आज जो हरियाणा है ज्यादातर गांवों में बसता है, और 80% लोग जो हरियाणा के खेती पर निर्भर है, तो खेती उपज प्रदेश है, तो जिसके लिए सरकार को किसानों की तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज ये मुद्दे, कई मुद्दे उठेंगे, ठीक है। और उसके अंदर बजट का जो बात है, जो बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री जी द्वारा, जो मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री है, उस पर भी आज विशेष चर्चा होगी। और जहां तक बजट में क्या मिला, क्या ना मिला, क्या होना चाहिए था, सारी चर्चा इस बजट में होनी। चलिए ठीक है, मैं रावल साहब से जानूंगी कि किसानों के मुद्दे पर कितनी तैयार है सरकार, लेकिन उससे पहले मैं इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी जी का स्वागत करना चाहूंगी। विजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और विपक्ष होने के नाते आज के दिन को कैसे देख रहे हैं, और बाकी 2 दिन की कार्यवाही की अगर बात की जाए तो उससे कितने आप संतुष्ट नजर आए? देखिए, कोई संतुष्टि नहीं है। जो बहस चल रही है विधानसभा सत्र में, जिस प्रकार से चल रही है, वो कहीं न कहीं डेमोक्रेसी का गला घोटने का काम कर रहे हैं। जनता ने इनको बहुमत तो नहीं दिया था, लेकिन किसी कारण से बहुमत जुटा लिया, और आज उस बलबूते पर विपक्ष का गला दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। पहले सत्र का आपको ध्यान होगा, कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए अभय सिंह को 2 दिन के लिए नेम किया गया था, जो कि बिल्कुल कानून के विपरीत था। हाई कोर्ट में जाना पड़ा, वहां से राहत मिली। लेकिन कल भी जिस प्रकार से अभय सिंह जी ने मुद्दे उठाए, और उन मुद्दों का सही जवाब देने की बजाय इन्होंने उन्हीं को नेम करने का काम किया, ये भी एक लोकतंत्र का हनन है। और देखिए कितनी बड़ी बात है, आज मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि हम हाई कोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं देंगे। हाँ। तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि लोकतंत्र समाप्त होने जा रहा है। एक हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है विधानसभा को, और विधानसभा के अध्यक्ष कहते हैं कि हम उसका नोटिस नहीं देंगे क्योंकि विधानसभा को के मामलों में हस्तक्षेप है। ये भाई किस प्रकार से हस्तक्षेप है? जब आप एक आदमी को गैर कानूनी तरीके से नेम कर रहे हो और वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट उसका जवाब मांग रहा है और आप जवाब देने से मना कर रहे हो, तो किस प्रकार से हम उम्मीद कर सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश में लोकतंत्र है? देखिए श्रेष्ठी जी, हरियाणा प्रदेश में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा। जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसानों के बारे में, क्वेश्चन पूछा भाई कितने किसान कर्ज से सुसाइड कर चुके हैं, कितने किसानों का कर्ज माफ किया गया, उसका जवाब देने के बजाय उसको उल्टा सीधी बात करने का काम करते हैं। जो किसानों की बात जब उठी उसमें किसी प्रकार का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। आज अखबार देखिए सारा भरा पड़ा है, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, हर तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो उनको विपक्ष को दबाने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से एक लोकतंत्र में विधानसभा चलानी चाहिए उस प्रकार से विधानसभा बिल्कुल नहीं चल रही है। और बेशक हमारा एकमात्र कहते हैं एकमात्र विधायक है, अरे तुम एक विधायक की बात नहीं सुन पाते, एक विधायक के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते हो, तो किस प्रकार से आप विपक्ष को संतुष्ट करने का काम करेंगे? आज हम कुछ उम्मीद करते हैं, कोई जन हितैषी फैसले अगर कुछ आते तो हम उसके इंतजार में बैठे। ठीक है रावल साहब, देखिए बारिश की जो मार पड़ी है
उससे सिर्फ किसान ही नहीं, आम लोग भी परेशान हैं। सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है। किसानों की समस्या से तो आप वाकिफ है ही। देखिए, ये एक प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा जो है किसान के लिए बेवक्त जो मौसम में करवट बदली और बारिश आई है, ये एक बड़ी प्राकृतिक आपदा है। अनुमानन अच्छा तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सरसों बहुत जगह पर सरसों की उठान पूरा नहीं हो पाया था, वहाँ नुकसान है। गेहूं भी बिछ गई है, तेज बारिश के साथ साथ हवाएं भी जो चली हैं, इससे बड़ा नुकसान है। तो बहुत जल्दी जो है अधिकारियों से जायजा लेकर उसके बाद एक स्पेशल गिरदावरी के लिए मुख्यमंत्री जी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि प्राकृतिक आपदाएं पहले भी आती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से प्रति वर्ष हमने लगभग 1100 करोड़ रुपए की एट एन एवरेज जो है 1100 करोड़ प्रति वर्ष मुआवजे में हमने दिया है। आज जब हम 9 साल की बात करें तो 9,500 से अधिक 9,500 करोड़ से अधिक जो है मुआवजा किसानों को हमने दिया है, उनके खातों में डालकर दिया है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों की बात करें, जहां हम एक साल में 1100 करोड़ रुपए किसान को मुआवजे के रूप में एट एन एवरेज दे रहे हैं, 10 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सरकार थी वो 10 साल में 1100 करोड़ पूरा नहीं दे पाई थी। इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो वो तो 300 करोड़ भी नहीं दे पाए थे। लेकिन उससे भी ज्यादा जो उस समय जो मजाक उड़ाया जाता था किसान का, वो इस प्रकार होता था कि 2-2 रुपए के 3-3 रुपए के चेक दिया करते थे। मैं आपके टीवी चैनल पर कई बार वो चेक जो है उनकी प्रतिलिपियां दिखा चुका हूँ, किस प्रकार से किसान का मखौल उड़ाया जाता था जब ये सत्ता में थे। से बाहर होकर ये बड़ी अच्छी बातें कह सकते हैं। दूसरी, मैं अपने इंडियन नेशनल लोकदल के अपने साथी की बात सुन रहा था, वो कोर्ट का हवाला दे रहे थे। देखिए, ये एक परंपरा है हमारे लोकतंत्र के 3 स्तंभों में से एक न्यायपालिका है, एक कार्यपालिका है, एक विधायिका है। किस प्रकार से विधायिका के क्षेत्र में न्यायपालिका का दखल जो है कुछ सालों में बढ़ा है, उसको देखकर 2 दिन पहले ही जो है हरियाणा विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है। और वो प्रस्ताव इस बात को लेकर है कि जो विधायिका के जो लेजिस्लेचर्स के जो राइट्स हैं, जो विधानसभा के विशेष राइट्स हैं, उन पर न्यायपालिका का हनन नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और ये निंदनीय भी है, अनेक प्रकार से ओवर रीच है ये बहुत जगह पर। तो कुछ जगह पर खुद जुडिशरी ने खुद को करेक्ट किया है। हमने देखा है लोकसभा के अंदर भी इस प्रकार का एक बार हस्तक्षेप की बात हुई थी 2 साल पहले, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्रैकडाउन किया तो कहा था नहीं, लोकसभा सुप्रीम है, लोकसभा के जो स्पीकर हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो उनका जो डिसीजन है, उनकी जो डिसीजन है वो सुप्रीम है। इसी प्रकार से विधानसभा की भी जो है। ठीक है रावल साहब, आपने दोनों के सवालों का जवाब दिया। अब ये भी बताइए कि गिरदावरी में अभी और कितना समय लगेगा? इसके साथ सड़कों का भी मुद्दा रावल साहब उठाया था। सड़कों पर अगर आप निकल कर देखेंगे तो कोई ऐसा एरिया नहीं है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर पानी ना भरा हो। लोग परेशान हो चुके हैं, स्विमिंग पूल तक बन चुके हैं सड़कों पर। हाँ, वो स्विमिंग पूल इसलिए बने हैं क्योंकि बारिश आई है और उसमें बारिश पर आपका हमारा नहीं कंट्रोल है, हमारा आपका सड़कें बनाने पर कंट्रोल हो सकता है। सर, निकासी पे तो कंट्रोल है। हाँ जी, निकासी पे तो कंट्रोल है पानी की। हाँ, एक बार मैं जवाब पूरा कर देता हूँ आपको। पहला आपका जो सवाल था स्पेशल गिरदावरी को लेकर था, तो 1 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक जो है गिरदावरी, जो रेगुलर गिरदावरी होती है फसलों की, वो हुई है। हाँ। इसके बाद अभी उसका भी आकलन करते हुए साथ साथ जितना नुकसान हुआ है, क्योंकि बारिश, जब मैं और आप बोल रहे हैं अभी भी बारिश चल रही है जी, बारिश रुकने के बाद ही पूरे नुकसान का आकलन किया जा सकता है और उसके लिए स्पेशल गिरदावरी होगी, तुरंत होगी। ये सरकार किसानों के साथ खड़े होने वाली है। हम लोगों ने बात कही थी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जब सत्ता में आने से पहले जो है रेवाड़ी के अंदर रैली के अंदर प्रधानमंत्री जी के सामने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ओले किसान के खेत में नहीं गिरेंगे, सरकार के खजाने पर गिरेंगे। और हमने इसको चितार्थ करके दिखाया किस प्रकार आज 10,000 करोड़ के करीब हम जो है किसान को मुआवजा दे चुके हैं। और ये लोग जो है ये किस प्रकार से 1,000 करोड़ भी 10-10 साल में नहीं दे पाए, हमने 8-9 साल में केवल 10,000 करोड़ के करीब मुआवजा दे पाए हैं। और ये तब कर पाए हैं हम जब हमने जोखिम फ्री खेती की है। किस प्रकार से हमने जो है किसान की फसल का बीमा करवाया। ये लोग सब विरोध करते थे, ये दोनों पार्टियां आज दोषी हैं। आज इन पर मुकदमे होने चाहिए कि किस प्रकार इन्होंने किसानों को बरगलाया, उनको। ठीक है रावल साहब, फटाफट से सड़क पर भी जवाब दे दीजिए, फिर मैं गर्ग साहब का रुख करूंगी, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, सड़कों का जहां तक बात है
तो सड़कों का हमने बहुत तेजी से हमने सड़कें बनाई है, सड़कों का जाल बिछाया है। अब उसके साथ साथ लेकिन सड़कों के अंदर एक ये दिक्कत रहती है कि केवल 5 महीने ही सड़कें बन सकती हैं। सड़कें केवल मौसम के कारण जो है ना तो बारिश में बन सकती है, ना अत्याधिक गर्मी में बन सकती है, पानी निकासी नहीं हो पा रही है। पानी निकासी के लिए सड़कों के साथ साथ ड्रेन बन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय के जमाने की बात की व्यवस्था है, जिसमें हमने ड्रेनेज बनवाए हैं, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस है। अगर काम जब चल रहा होता है उसी काम को लेकर लोग इस प्रकार से तीखा-तीखी करेंगे तो कर सकते हैं। ये जनता जानती है, समझती है। जब काम प्रोग्रेस में होता है तो ट्रांजिशन फेज में हमेशा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सभी को करना पड़ता है। घर में सफेदी होती है तो सामान को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, मैं लौटूंगी। गर्ग साहब का रुख कर लेते हैं, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं गर्ग साहब। मैडम जी, जहां तक पानी निकासी की बात आपने सवाल उठाया, पानी निकासी का तो सिस्टम ऐसा है, गांव में तो कोई पानी निकासी के लिए कोई प्रबंध किया ही नहीं जाता। मैं कह रहा हूं गांवों में तो बहुत बुरा हाल है। जहां तक देखोगे शहरों के अंदर ओल्ड जो शहर है, पुराने शहर है, वहां थोड़ी सी बारिश होने पर जलमग्न हो जाता है। वहां कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है, या ना वो पाइपलाइन डाली जाती निकासी की, और पुराना शहर होता है, इसका बड़ी दिक्कत है। यहां तक पानी निकासी की समस्याएं जो नए नए सेक्टर बने हुए हैं उनमें भी दिक्कत है। खास तौर पर मैं बताना चाहता हूं, पानी निकासी का प्रबंध करने की जरूरत है, ताकि बारिश आए तो थोड़ी सी बारिश आई है, कोई लंबी चौड़ी बारिश थोड़ी है। थोड़ी सी बारिश के अंदर आप मान रहे हो जलमग्न हो गया, सड़कों में पानी आ गया, ये उचित नहीं है। मैं देख रहा हूँ रावल भाई, मैं देख रहा हूँ, मैं लंदन में, रावल जी मैं लंदन में नहीं बैठा, मैं हरियाणा में ही बैठा हूँ, फिलहाल हरियाणा से ही बोल रहा हूँ। आप चिंता ना करिए, आप अपने समय में बोले। आपको पता नहीं कोई बात अरे रावल भाई, आपको घना पता है क्या? मुझसे ज्यादा पता है क्या? है पूरा हरियाणा आंगली पे चलाता हूँ, आपकी तरह नहीं घर बैठा रहता हूँ। गर्ग साहब, ये तो सब जानते हैं, बारिश बहुत दिनों से हो रही है। पूरे हरियाणा में राउंड लगता है मेरा। आप मुझे शिक्षा देते हो क्या? 45 साल से इस लाइन में जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षा ना दो। और दूसरी बात, मुद्दे की बात कीजिए गर्ग साहब, मुद्दे की बात कीजिए। किसान के किसान को 2-3 रुपए के बीच में बोल रहे हैं, मैं सिटी बीच में बोल रहे हैं, मुद्दे की बात। नहीं, वो आपको ये करेक्ट कर रहे थे कि बारिश, नहीं वो आपको ये करेक्ट करना चाह रहे थे कि बारिश कई दिनों से आ रही है। हम लोग चुप रहे हैं, जब आध घंटा ये बोलते रहे, हम कोई बीच में बोल रहे, हमने हाथ आंगली कर ली, आप ये हाथ खड़ा कर ले, हाँ आपसे टाइम मांग ले, बीच में बोलने की क्या जरूरत है? दूसरी बात, अपने आप को किसान के हितैषी बताते हैं, बड़े किसान के हितैषी बनते हैं। किसानों को 13.5 महीने तक उड़ा के पीटा। राव साहब, आपने अपनी बात रखी थी, गर्ग साहब सुन रहे थे, ठंड सर्दी के अंदर किस प्रकार इन्होंने किसानों पे जुल्म किया है, किसानों के लठियां मारी है, सिर पे लठियां मारी है, पैर पे लठियां मारी है। इनको लोग भूलते नहीं। सबको पता है कितने हितैषी किसानों के हैं। इसी हाल के अंदर सरपंचों को लाठियां बरसाई, दौड़ा के पिटा, यहाँ तक कि भी आपके साथ सरकारी कर्मचारियों लाठियां चार्ज की, छात्रों पे लाठी चार्ज की। ये तो वो लोग हैं लाठी डंडों पे सरकार चलाना चाहते हैं। वे कहते हैं हम किसान के हितैषी है। किसान के हित में किया क्या? लाठी बरसाने के सिवाय, झूठे पर्चे दर्ज करके जेलों में डालने के सिवाय। सरकार तो कह रही है हम गिरदावरी कर रहे हैं। पहले 20 अप्रैल का समय था, उसका भी सरसों खरीदी का भी टाइम उन्होंने पहले कर दिया था। पहले 20 से हटाकर उन्होंने 15 कर दिया था। सरकार तो कह रही है हम कोशिश में है पूरी। सृष्टि जी, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, 2020, 2021, 2022 30 साल का मुआवजा नरमा का करोड़ों रुपए किसान का बाकी है। आज भी हिसार में बालसमंद के अंदर किसान धरना लगाए हुए हैं 3 साल का मुआवजा के लिए। सरसा के अंदर कई महीनों से, कम से कम 8 महीने से धरना लगाए बैठे हैं। बिहानी में धरना लगाए बैठे हैं। 3 साल का मुआवजा तो आज तक नरमा का मिला नहीं। रोज झगड़े हो रहे हैं, रोज घेराव हो रहा है।
सरसा के अंदर लाठीचार्ज, जो धरने पे बैठे थे लाठीचार्ज किए। मैं भी सरसा जाकर आया हूँ, मैं हिसार में भी गया हूँ, मैं बालसमंद भी गया हूँ। विपक्ष होने के नाते, मजबूत विपक्ष होने के नाते आपने उठाई उनकी आवाज। गर्ग साहब, बिल्कुल उठा रहा हूं, मैं लगातार उठा रहा हूं। मैं खुद धरने में जाकर आया हूं मैडम, मैं खुद सरसा जाकर आया हूं, किसानों में भी जाकर आया हूं, हिसार जाकर आया हूं। हिसार मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर किसान धरने पे बैठे हैं, सरसा बैठे हैं, आज से नहीं 8 महीने से बैठे हैं। लगातार इन्होंने विज्ञापन दे रहे हैं। सीएम से मिल चुके हैं, कृषि मंत्री से मिल चुके हैं। हरियाणा कोई ऐसा मंत्री नहीं जिसके वहां मिले नहीं है। इन्होंने मंत्रियों का कम से कम अनेकों बार मंत्रियों गिरफ्तार कर लिया, विधायक का गिरफ्तार कर लिया। कोई सरकार टस से मस नहीं होती। ये कहते हैं हम मुआवजा पे मुआवजा दे रहे हैं। भाई तुम मुआवजा दे रहे हैं तो किसान क्यों नरमा के लिए 3 साल के मुआवजे के लिए बैठे हैं? ठीक है, रेणु साहब से मांग है कि लंबी चौड़ी बात करने के बजाय, ठीक है विजेंद्र रेणु जी, लंबी चौड़ी बात करने के बजाय किसानों के हित के अंदर फैसले ले, लोगों पे लाठियां ना चार्ज करे, लोगों पे झूठे मुकदमे दर्ज करवा कर जेलों में न डाले। सरपंचों क्या कसूर था? सरपंचों की मांग रखी, जुड़ा हिसार में ले लीजिए, बालसमंद में ले लीजिए, आदमपुर में ले लीजिए, भिवानी में ले लीजिए, हर जगह किसान पुराने 3-3 साल पुराने मुआवजे की मांग को लेकर के धरने प्रदर्शनों पर बैठे हैं। ये किसान विरोधी सरकार केवल और केवल जुमले फेंकने का काम करते हैं। ये बारिश कल हुई है, मैं परसों गुड़गांव में गया हुआ था। आप वहां देखिए, बसई चौक के ऊपर सारे रोड टूटे पड़े। गुड़गांव के अंदर कोई रोड सही नहीं है। ये कहते हैं हमने रोडों को जाल बिछा दिया। इन्हें उस जाल का बॉर्डर तो बना दिया, लेकिन उस बॉर्डर को कनेक्ट करने वाले जितने भी रस्सियां थी, धागे थे, वो तो सारे इनके टूटे पड़े हैं। एक हाईवे से नीचे उतरने का काम नहीं लेते। किसी शहर के अंदर घुस जाइए आप, कहीं कोई सड़क नहीं है। बुरा हाल पूरे हरियाणा प्रदेश के शहरों का, बहुत बुरा हाल। कहीं सड़क नाम की चीज नहीं है। गड्ढों में सड़क बची हुई है। सड़क में गड्ढे तो हम देखा करते थे, लेकिन आजकल तो गड्ढों में सड़क बची हुई है। दूसरी बात हमारे साथी ने कही है, इन्होंने कहा कि कोर्ट कुछ ज्यादा ही एक्शन ले रही है। कोर्ट को इसे विधानसभा और लोकसभा के पावर्स को बीच नहीं करना चाहिए। अरे भाई, अगर कोर्ट से विधानसभा बड़ी हो गई है तो SYL का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में क्यों लेके गए भाई? अगर विधानसभा कोर्ट से बड़ी है तो चंडीगढ़ का मुद्दा क्यों कोर्ट में लेकर के गए? क्यों आप छोटी छोटी बातों के लिए हाई कोर्ट में जाते हो? क्यों आपने जो बैकवर्ड रिजर्वेशन के लिए था, क्यों हाई कोर्ट में जाने का काम किया? कहीं न कहीं कोर्ट की अपनी मर्यादा है, कहीं न कहीं कोर्ट की अपनी शक्तियां होती हैं। जब अगर कोई सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से काम करेगी, किसी विधायक को नेम करके बिना कारण के बाहर निकालने का काम करेगी, तो वो कहां जाएगा, कहां रोएगा, कहां चिल्लाएगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है? तो वो कोर्ट में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? और विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि मैं कोर्ट का जवाब नहीं दूंगा। इससे बड़ा प्रमाण, इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या होगा कि ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। देश का लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कानून पालिका, उसको कह रहे हैं कि हम उसका जवाब नहीं देंगे। फिर कहते हैं लोकतंत्र की सरकार है। कहां से सृष्टि जी लोकतंत्र की सरकार हो गई? अगर लोकतंत्र की सरकार होती तो कहती कि हम जो ना हाई कोर्ट को जवाब देंगे नोटिस के बारे में, उसको जानकारी देने का काम करें। दूसरी बात ये कहते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। भाई, तुम 9 साल से हरियाणा प्रदेश की सत्ता का सुख भोग रहे हो, अब पूर्ववर्ती सरकारों को कोसते रहोगे क्या? 9 साल का मौका दिया। पूर्ववर्ती सरकारों की कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी, इसीलिए तो इनको सत्ता पे बिठाने का काम किया था प्रदेश ने। लेकिन ये तो जो है ना, उनसे भी ज्यादा मतलब तंग करने का काम कर रहे हैं। उनको कहना नहले पे दहला। इन्होंने तो पूरे हरियाणा प्रदेश का भट्ठा बिठाने का काम कर दिया, और अब तो ये भी कह दिया कि हम हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते। खुले तौर पर कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, रिटर्न में दे रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे हाई कोर्ट के आदेश को, हम नहीं देंगे हाई कोर्ट का जवाब। तो इससे बड़ा अलोकतांत्रिक सरकार क्या होगी ज्योति जी? आज जो है ये ठीक कहा कि 3 साल से प्रदेश के किसान मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। अब कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं।
कोशिश तो तुम कर ठीक रहे है, हो, ठीक तुम है, बोल भी रहे हो, ठीक है, झूठे भी रावल कर साहब रहे हो, जवाब देना लेकिन चाह रहे हैं आपकी ग्राउंड बातों का। लेवल ठीक है, पर ठीक है। एक्शन तो कुछ भी नहीं है, ओके। काम तो कुछ भी नहीं हो रहा है और वर्ग आज परेशान है। ज्योति ठीक है, 3 साल से मुआवजे की मांग कर रहे हैं किसान। हिसार गिरा दिया, भिवाड़ी गिरा दिया, ऐसे और कई जिले जो हैं वो विजेंद्र रेणु साहब की तरफ से और गर्ग साहब की तरफ से गिराए गए हैं। रावल साहब क्या जवाब देंगे इस पर? वो कह रहे हैं पिछली सरकार को कोसना बंद कीजिए, अब आपको आपके कार्यकाल को कितना समय हो गया है उस पर बोलिए ना। नहीं, पिछली सरकार वाले जो हैं वो भी कोसना बंद कर दें। उनको आईना दिखाना जरूरी है, ये बताना जरूरी है कि ये जो लोग कृत्रिम बोलने के लिए इनके पास मुद्दा ही नहीं है, बोलेंगे क्या? बस पिछली सरकारों को कोसते रहते हैं। 9 साल पी गए हरियाणा प्रदेश के, 9 साल पीछे और तो खेल आप सुन लीजिए, क्योंकि रावल साहब ने आपकी पूरी बात सुनी शांतिपूर्ण तरीके से, तो आप भी सुन लीजिए। आपने गर्ग साहब को बोलने नहीं दिया, आप कांग्रेस प्रवक्ता को बोलने नहीं दे रहे थे। नहीं, गर्ग साहब ने अपनी बात पूरी रखी है, वो संतुष्ट हुए जब उन्होंने अपनी पूरी बात रख दी, उसके बाद मैं आपके पास आई। ऐसे मत कीजिए रेणु साहब, ये गलत है। ये गठबंधन हो गया क्या आपस में? मुझे पता नहीं चला, आपके न्यूज चैनल पर गठबंधन हुआ शायद। चलिए, तो अभी जल्दी से जवाब दे दूं। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, इतनी कर्टसी मुझे भी देनी चाहिए। पहली बात तो ये, कोई आम जनता सवाल करती है तब हम इनका नाम नहीं लेते हैं। आम जनता से जब सवाल होता है, आम लोगों से सवाल होता है, या वो पार्टियां जिनकी सत्ता नहीं रही उनका सवाल होता है, तो उनसे कभी भी इंडियन नेशनल लोकदल के कुकर्मों की जिक्र नहीं करते हैं। कांग्रेस में जिस प्रकार से बड़े बड़े घोटाले के उसका जिक्र नहीं करते हैं हम जब ये लोग आकर ये जो है घोटाले तो आप लोगों ने किए भाई साहब, सीधी जी घोटाले की अब ये दूसरे व्यक्ति बोल पड़े, दानी ये खा गए, सरसों ये खा गए, कोरोना के समय में फर्जी रिश्तेदार वो भी ये कर गए, इन्होंने खनन घोटाला इन्होंने कर दिया। गर्ग साहब देखिए, वो आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है गर्ग साहब, सुन लीजिए। रावल साहब आप देखिए, पिछली सरकारों को छोड़कर अगर आप इस 3 साल का जिक्र जो ये कर रहे हैं, विपक्षी दल जो कर रहे हैं 3 साल का जिक्र और किसानों की जो आवाज उठा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? ठीक है गर्ग साहब, सुन लीजिए। किसने किया, यहाँ तक कि घोटाले की जो बात आएगी, ये बात भी आएगी, घोटाले इन्होंने किए, पेपर लीक घोटाला किसने किया। गर्ग साहब आपने इतना जरूरी सवाल पूछा, लेकिन आप उसका जवाब नहीं सुनना चाह रहे। विपक्ष की तरफ से, आप दोनों की तरफ से इतना जरूरी सवाल पूछा गया, लेकिन उसका जवाब भी तो लीजिए। नगर निगम में फिरे करोड़ों रुपए का नगर निगम के अंदर प्रॉपर्टी आईडी का घोटाला इन्होंने किया। फरीदाबाद में 200 करोड़ रुपए का फर्जी बिल बना के खा गए, वो घोटाला इन्होंने किया। ये घोटाले की सरकार है। आप बताइए, हमारे राज्य के अंदर ये घोटाले की लाइन लगी हुई है, ये बताइए। चलिए गर्ग साहब, अब जो सवाल आपने पूछे हैं किसानों से जुड़े, सड़कों से जुड़े, जो इतने महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछे, जब उसका जवाब रावल साहब देना चाह रहे हैं तो आप जवाब नहीं सुनना चाह रहे। जवाब तो सुन लीजिए। आप कह रहे हैं 3 साल से किसान परेशान है। अरे गर्ग साहब सुन लीजिए ना, की बात तो कर ही रहे। अरे गर्ग साहब आप सुनेंगे तो वो करेंगे ना। इंग्लैंड पे आ गए, कभी रूस पे आ गए, ये तो लड़ाई की बात करते हैं। गर्ग साहब आप सुनना चाहते हैं? रावल साहब मैं तो सुनना चाहता हूं, अगर तो कोई मुद्दे की बात करेगा तो। रावल साहब चलिए, अगर अब इन्होंने अपना गुबार निकाल लिया हो, जनता के प्रति इनका जो द्वेष है, जनता इनको बार बार नकार रही है, इसकी जो इनकी खुंदक है वो अगर इन्होंने पूरी कर ली हो तो मैं जवाब दे दूं। देखिए होता ही है, ऐसी पार्टी जिसको लगातार जनता के बाद हाल बदल कर ये जनता के बीच में जाते हैं और जनता इनको नकार देती है, तो फ्रस्ट्रेशन तो उस बात की है। निकाल यहाँ हरियाणा न्यूज पर हम पढ़ रहे हैं। देखिए आपको बदलना पड़ेगा, खुद को अंदर से, चितमन से भी बदलना पड़ेगा। केवल खाल बदलने से काम नहीं चलेगा। तो सीधे सीधे आपके सवाल पर आओ। आपने खाल तो आपके लोग बदलेंगे। अरे गर्ग साहब, अब मेरे को आपकी ऑडियो म्यूट करनी होगी। जैसे ही वो मुद्दे की बात पर आते हैं आप बोलना शुरू कर देते हैं। रुक जाइए रावल साहब, आप बात रखिए अपनी पूरी। चलिए, तो अब देखिए, मैंने पहले ही कहा, मैं इनके क्रियाकलाप इसलिए बताता हूं क्योंकि इनको पूछने का अधिकार नहीं है। इनके पास सत्ता थी, इन्होंने क्या किया तब बताना जरूरी हो जाता है। नहीं तो ऐसा लगता है जैसे ये बहुत दूध के धुले हुए लोग हैं। लेकिन हमने इतना बेहतरीन काम किया जिसके बारे में पूरी डिबेट में बताया जा सकता है। अगर मेरा निवेदन है, आप सवाल पूछिए, मैं सवाल का उत्तर करूंगा। देखिए रावल साहब, देखिए सवाल यहाँ पर यह है कि विपक्ष भी बार बार ये मुद्दे को उठाता है
किसानों की समस्या पर अभी मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ। अभी देखिए, कहा जा रहा है कि 3 साल से परेशान है किसान, अलग अलग जगह पर धरना भी हो रहा है, प्रदर्शन भी हो रहा है, क्यों उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? हाँ, ये सवाल बड़ा वाजिब है। देखिए, जहां जहां मामले कोर्ट में अटके हुए हैं, जहां जहां पर कोर्ट में जाकर कोर्ट में जहां पर संज्ञान लिया हुआ है जिन विषयों का, केवल उन्हीं विषयों पर जो है कहीं मुआवजा रुका है। हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड समय पे भुगतान होता है, चाहे फसलों की खरीद का भुगतान हो, चाहे किसी प्रकार के मुआवजे का भुगतान हो, और अकाउंट में डालने के बाद प्रावधान सीधा सीधा बीच के एजेंट्स को, दलालों को, कांग्रेसियों को, इनेलो वालों को निकाल दिया हमने बीच में से। हमने कहा किसान को सीधा का सीधा जो लाभ है उसके खाते में मिलना चाहिए। उसका भी इन लोगों ने बहुत विरोध किया। ये कहते थे नहीं, किसान के खाते में नहीं जाना चाहिए। अब जब आप विपक्ष का नाम लेते हैं तो विपक्ष का चरित्र जो है उसका बखान करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी सीधा सीधा आपको जवाब दूंगा। सड़कों की जहां तक बात है, सड़कों का जाल हमने बिछाया। इन्होंने कहा निकासी की बात। इनके समय के अनप्लैन्ड जो शहर बने हुए हैं, जो बिना योजना के इन लोगों ने जिस प्रकार से असंतुलित विकास किया, और विकास कहाँ, ये तो प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार थी। भूपेंद्र हुड्डा के साथ तो प्रॉपर्टी डीलर का सीधा सीधा नाम जुड़ा रहता है। जहां जहां पर इन्हें प्रॉपर्टी डीलिंग मिली, इन्होंने वहीं पर प्लाट करवा दिए। नहीं, लेकिन रावल साहब देखिए, आप सड़कों पर जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपने किसानों की जो बात कही, घोटाले आप करते हो भाई साहब। घोटाले तो आप करते हो, आज भी घोटाला कर रहे हो। किस घोटाले में आपने शिकायत? चलो ये बताइए, आपने आज तक घोटाले की शिकायत बताइए। आपको तो अखबारों में हमारी कार्रवाई देख करके लगता है कि घोटाले का हमने कार्रवाई बाकी है। खबर तो घोटालों पर कार्रवाई की है, घोटालों की नहीं है। आज के समय सड़कों पर करना पड़ता था जनता को, सड़कों पर उतरकर न्याय दिए हम लोगों ने। इस प्रकार की 20 का घोटाला आपने तो एफआईआर दर्ज नहीं की थी। माननीय कोर्ट में गए थे हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने जाकर कोर्ट से एफआईआर दर्ज करवाई थी। आप बताइए, आपने ठीक है, क्योंकि आप दोनों की आवाज ऐसे नहीं समझ आ पा रही है। आप दोनों क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी बात नहीं समझ आ पा रही। एक साथ बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। मैं ठीक है, रुक जाइए। गर्ग साहब रुकिए जरा, रावल साहब आप भी रुकिए जरा, 2 मिनट रुकिए। मैं विजेंद्र रेणु जी का रुख करना चाहूंगी। विजेंद्र करने दीजिए सृष्टि जी, ये तो अच्छी बात नहीं ना। ये पहले वो बोल रहे थे, फिर ये बोल रहे थे। ये इस तरह तो कोई भी आसानी से किसी की बात रोक सकता है, ये ड्रामा करके। ठीक है रावल साहब, ठीक है, आप बात रखिए अपनी, लेकिन अब विपक्ष को कम घेरिएगा, क्योंकि अब जरा आप अपने ऊपर अपने कार्यों की बात कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जवाब जनता भी सुनना चाहती है। कार्यों की हम बात करते हैं तो ये कहते हैं भाषण दे रहे हैं, फिर इनको आईना दिखाते हैं तो भी तकलीफ होती है। आज तुलनात्मक तौर पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो लोग भ्रष्टाचार चिल्ला रहे हैं, उनके सुप्रीमो सजा याफ्ता है, 10-10 साल तक तिहाड़ भुगत कर आए हैं, उसके बाद आकर यहाँ पर भ्रष्टाचार चिल्ला रहे हैं। तो इनकी कन्विक्शन क्या है? कन्विक्शन तो जनता की है, और जनता चुनाव दर चुनाव वोट की चोट से इन लोगों को सबक सिखा रही है। लेकिन ये सीखने को तैयार नहीं, यहाँ पर फिर भी चीखाचिल्ली कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है, जो 2-3 विषयों का इन्होंने बताया, हम जानते हैं किस प्रकार मुआवजा मांगने के लिए जब किसान खड़े होते थे उन पर लाठियां बांधी जाती थी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में। मैं इंस्टेंसेस करवा दूंगा विजेंद्र जी कहेंगे तो। हम जानते हैं किस प्रकार खुद का वादा निभाने के लिए जब किसान आंदोलन करता था तो कंडेले में उनको गोलियों से भून दिया जाता था। 1700 गोलियां तो गुरनाम सिंह सलूनी ने पेड़ पर चढ़कर गिनी है। 9 किसान मारे गए थे। खाकड़ महाराज ने जो है किस प्रकार जान बचाई थी, उनका स्मारक बना हुआ है कंडेले के बाहर। वो स्मारक इनके सामने, इनके चेहरे के सामने जो है, इनको याद दिलाता रहेगा कि किस प्रकार के इन्होंने घृणित कार्य, गंदे काम किए हुए हैं। और इसलिए हरियाणा की जनता इनको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी स्वीकार नहीं कर सकती। ये सत्ता में आने का सपना भूल जाएं। आज हरियाणा के पक्ष में, हरियाणा के हित में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिन रात काम कर रही है, ये उसमें भी अवरोधक है, उसको भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जनता मन बना रही है कि जिसका एक विधायक छोड़ा था उसका एक भी विधायक नहीं छोड़ेंगे, और इसके साथ साथ कांग्रेस का भी सफाया करेंगे। ऐसे विपक्ष से भी जनता जो है निजात पाना चाहती है। जनता के लिए दिन रात काम करने वाले, सिर झुकाकर काम करने वाले, हाथ जोड़कर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी को जनता बारंबार सत्ता में लाना चाहती है। और इसी की तकलीफ इनके चेहरे पर है, तभी ये जवाब नहीं देने दे रहे थे, और इन्होंने गठबंधन भी कर लिया। आज हरियाणा न्यूज की तरफ से ठीक है, नहीं वो तो जनता बेहतर जानती है रावल साहब, किसको वो लाना चाहती है। ठीक है, विजेंद्र रेणु साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं।
देखिए श्रेष्ठ जी, जो आदमी जैसा होता है ना उसको सब वैसे ही दिखाई देते हैं, और हमारे साथी की जुबान से तो गंदे ही शब्द निकलते हैं, लेकिन ऐसे गंदे शब्द न निकालते हुए इन्होंने कहा कि ये कुकृत्य कहते हैं पुरानी सरकारों के। फिर बीच में बोलने लगे। अब इनको पूछिए श्रेष्ठ जी, अब पूछिए इनको, ये बीच में बोलने लगे ना, और सारा टाइम लेते हैं। टाइम में कुछ बताने के लिए इनके पास होता नहीं, पुरानी सरकारों को और उसके ऊपर अपना टाइम काटने का काम करते हैं। इनके पास कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ पुरानी सरकारों को कोस करके डिबेट का टाइम खराब हमेशा करते हैं, गंदी जुबान से गंदे शब्द निकालते हैं। ये पूरे प्रवक्ता किसी से पूछ लीजिए कि जितनी गंदी जुबान इनकी है और गंदे शब्द ये निकालते हैं वो सब जानते हैं, और खुद किसी को बोलने नहीं देते। दूसरा, इनके बीच में कोई बोले तो इसको दर्द होता है, चिड़चिड़ी होती है, इसको कोई तथ्य नहीं होते। सिर्फ डिबेट को खराब कराने के अलावा इनके पास कोई तथ्य नहीं होते। अभी इन्होंने कहा इनके सुकृत्य मैं सुनाता हूँ, क्योंकि मैं गंदा शब्द नहीं लगाऊंगा इनके लिए, मैं सुकृत्य बताता हूँ। और ये लाठी गोली की बात करते हैं, 1700 गोली गिरने की बात करते हैं, वहां एक भी ट्रेजेडी नहीं हुई थी। लेकिन 2016 को याद कीजिए, जब पुलिस की गोलियों से 32 नौजवानों को इन्होंने मारने का काम किया था। पंचकुला की घटना को याद कर लीजिए, वहां 42 साथियों को गोलियों से भूनने का काम किया था। किसान आंदोलन की बात कर लीजिए, 750 किसानों की बलि लेने का काम किया इन्होंने। ये सरकार बलि लेती है श्रेष्ठ जी। ठीक है रेणु साहब, देखिए उन्होंने आपकी गिनाई, आपने उनकी गिना दी, मैंने आपको रोका नहीं गिनाने से, वरना आप अगर गोली और हत्याकांड ठीक है, वरना आप नाराज होते, आप बोलते कि उनको आपने मौका दिया, मुझे नहीं दिया। रेणु साहब कार्रवाई कराएंगे आज विपक्ष होने के नाते। ठीक है रावल साहब रुक जाइए, सबसे ज्यादा लोगों अरे रावल साहब रुक जाइए ना। 30,000 करोड़ की हरियाणवी इसीलिए नहीं बोलने देते किसी को, ये तुलना करते। अरे 9 साल हरियाणा प्रदेश के पी गए तुम। ठीक है सुन लिया रावल साहब, आपको सुन लिया, उनको अपनी बात रखने दीजिए। देखिए जनता जानती है, भले ही आप आंकड़े दे रहे हो, लेकिन जनता भी समझती है क्या सच था क्या गलत है। रावल साहब रुक जाइए। जनता इनको सबक सिखा देगी, ये भूल गए जब पूरे हिंदुस्तान में इनकी 2 सीट नहीं हुआ करती थी। पूरे हरियाणा प्रदेश में इनको 4 सीट मिली थी 2009 में। मुद्दे से भटक रहे हैं रावल साहब, अब मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं ठीक है, वो अपनी बात, अब उनको अपनी बात रखने दीजिए। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, उस पर उनको अपनी बात रखने दीजिए। विपक्ष होने के नाते उनका क्या आज रोल रहने वाला है वो सुन लेते हैं। रेणु साहब आज 2 विधेयक भी पेश होंगे। बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है। विपक्ष होने के नाते अब आपका रोल आज क्या रहने वाला है? अरे रावल साहब रुक जाइए। और दूसरा जब कोई बोलता है तो उसकी बात सुनने के लिए खुद बताने के लिए कुछ नहीं है इसके पास, कुछ नहीं इनके पास बताने के लिए। गांव में ये घुस सकते नहीं, सरपंच आज रोडों के ऊपर बिठा दिए और लूट सोट मचाए हुए हैं। ये टेंडरिंग जो है ये इसीलिए लेकर ताकि इसकी सारी लूट ये लोग कर ले। और ये जो है ये हरियाणा प्रदेश का भट्ठा इन्होंने बिठाने का काम कर दिया, पूरा प्रदेश को लूट लिया। बेरोजगारी में नंबर 1, SPI सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में नंबर 1 कहाँ से बोल रहे हैं बताइए। ये तो स्वयं केंद्र सरकार ने रिकॉर्ड दे दिया कि आज हरियाणा प्रदेश पूरे देश में सबसे असुरक्षित है। हमारी महिलाएं बहन बेटियां असुरक्षित है। मेरा सवाल सुन लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि जो डिस्कशन है गठित हो, उसको जनता सुने, FIR दर्ज हो, वो देश का राष्ट्रीय झंडा फहराने का काम करते हैं। तो रेणु साहब आप मेरा सवाल सुन लीजिए। कहीं तो शर्म करो, कहीं तो रेणु साहब, तो ये जो है विजेंद्र रेणु साहब आप सवाल सुनना चाहेंगे या सिर्फ जवाब देना चाहेंगे? बोलने लगे ये फिर अब देखिए मुझे खड़े थे ये लोग, म्यूट करनी पड़ेगी ऑडियो, अगर आप सुनेंगे नहीं तो। रावल साहब मैं आपसे कह रही हूँ, रावल साहब मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा अगर आप सुनेंगे नहीं तो। ये किसी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ रावल साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत बड़ा विद्वान मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बोलने दीजिए। प्रयोग करते हैं टीवी चैनल के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश के रावल साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बोलने दीजिए। इकट्ठा बैठ करके देखता है विधु रावल साहब आप मेरी बात सुन रहे हैं। प्रोफेसर विधु रावल साहब आप मेरी बात सुन रहे हैं? शब्द निकल सर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे प्लीज। प्रोफेसर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता।
रेणु साहब, आज की कार्यवाही को लेकर मेरा आपसे सवाल है। रेणु साहब, टॉपिक से डाइवर्ट मत होइए। आज की कार्यवाही को लेकर मेरा आपसे सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो मैं गर्ग साहब से लूंगी। हम चुप हो जाएंगे सुरेश जी, ये नहीं कि ये रेणु साहब, हम चुप बैठ जाएंगे। रेणु साहब, आप जवाब देना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो मैं गर्ग साहब से हमारे को खुद जो करते हैं, जब वापिस इनको इन्हीं की भाषा में रेणु साहब, आप जवाब देना चाहते हैं इस मुद्दे पर? ये चुप होंगे तभी तो जवाब देंगे हम। रेणु साहब, आप जवाब देना चाहते हैं इस मुद्दे पर? बोलने का क्या नुकसान होता है? आप बीच में बोलना, अब आगे से सर, आप दोनों को आपस में बात करनी है तो प्लीज इस डिबेट के बाद टाइम निकाल के बात कीजिएगा। आप दोनों को आपस में बात करनी है तो इस डिबेट के बाद बात कीजिए, बहुत टाइम है। चुप हो रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और रेणु साहब, मैं आपसे सवाल पूछ चुकी हूँ। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है, क्या कितनी तैयारी है विपक्ष की आज के दिन को लेकर? आज भी क्या हंगामा होगा विपक्ष का? 2 विधेयक भी आज पेश होने हैं रेणु साहब। पर तिरंगे का अपमान करते हैं। ब्रिटेन में भारतीय, अरे रावल साहब, आप कहाँ ब्रिटेन पहुंच गए? 2 विधेयक पास ये लोग मुंह में दही जमाए बैठे हैं। इनकी राष्ट्रभक्ति भी सिलेक्टिव है, बातों को व्यर्थ नहीं करना चाहते। ठीक है सर, फिर आप ही बोल लीजिए। हमारा जवाब जनता के बीच तक ना जाए, इसलिए जनता आपको नकार चुकी है। एक विधायक रहा, उसकी भी सीट अगली बार। ठीक है, अब रावल साहब डिबेट संभाल रहे हैं। है ना, सरकार और विधानसभा में बैठने लायक नहीं है वो, उनको हटा दिया विधानसभा से। बुलाओ उसको, एक दिन के लिए नेम कर दिया। एक प्रवक्ता टीवी चैनल के ऊपर दूसरे प्रवक्ताओं को नहीं बोलने देता तो विधानसभा में आप क्या उम्मीद करोगे जहां इनकी सारी कैबिनेट बैठी हुई है, इनके सारे विधायक बैठे हैं, तो वहां कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि लोकतांत्रिक तरीके से बहस होगी? जब एक टीवी के ऊपर एक प्रवक्ता इतना घमंड दिखा रहा है कि वो दूसरे प्रवक्ताओं को अपनी बात नहीं करने देता, हर किसी के बीच में जंप करते हैं और हर किसी की बातों को जो है ना उलझाने का और मतलब उसको बोलने नहीं देते हैं, जनता तक जाने नहीं देते हैं। तो हम कैसे उम्मीद करें कि विधानसभा में एक सही बहस होगी? हमें कोई उम्मीद नहीं लगती। आज का दिन भी ऐसे ही निकालेंगे ये लोग, ये किसी तरह से। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया रावल साहब, गर्ग साहब, रेणु साहब, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जैसे ही डिबेट हंगामे की भेंट चढ़ गई, हम उम्मीद कर रहे हैं कि बजट सत्र हंगामे की भेंट ना चढ़े। फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।